मेरे पिताजी साहित्य के रसिक थे, उर्दू साहित्य पढ़ते थे, कॉपी पर नोट लेते रहते थे। मेरी माँ उनके इस व्यवहार से बड़ी दुखी थी कि ये घर के कामकाज छोड़ के और सारा दिन शेर व शायरी में लगे रहते। मुझे मेरी माँ ने कहा था उस वक्त जब मैं 10-12 साल का था कि प्रताप जी बेटा, ये तेरे पिताजी घर के सब काम काज छोड़ के मेरी जरूरतें पूरी करने की चिंता छोड़ के इस कॉपी में सिर दिए बैठे रहते हैं, कभी इनकी कॉपी छुपा दो। मैंने कहा माँ जरूर छुपा दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रोग मुझे उनसे भी ज्यादा होकर लगेगा। 1955 आते आते यहाँ दिल्ली में स्वतंत्र भारत मिल होती थी, कपड़े की एक बहुत बड़ी मिल। वो हर साल जन्माष्टमी का उत्सव मनाते थे और एक रात्रि को कवि सम्मेलन करते थे। तो मुझे पिताजी एक पास दे गए, कार्ड दे गए कि ये कवि सम्मेलन का पास है, तू जाना चाहे तो वहां मोती नगर चला जाइयो, मैं तो जा रहा हूँ घर, घरौंडा या गन्नौर। तो मैं कवि सम्मेलन सुनने चला गया। बड़ी भीड़, ओ शाम से कमाल है, इतनी भीड़ मैंने देखी पहली बार की। जो खुला था उनका स्टेडियम, उसमें सामने स्टेज लगी थी, दूर तक लोग बैठे थे। मैं आखिरी लाइन में जाके बैठा। कविता सुनते सुनते पहली बार मेरे मन में जन्माष्टमी की रात को ये इच्छा जागी थी कि हे प्रभु, काश मैं भी मंच पर जाकर कविता सुना सकता। मुझे क्या पता था कि मेरा प्रभु फुर्सत से बैठा है और मेरी इस प्रार्थना को तुरंत होके कर देगा। अगले साल अक्टूबर में मैं मंच पर कविता सुनाने लायक हो गया, 18 साल की उम्र में। जी तो यहाँ से मेरा साहित्यिक जीवन शुरू होता है। जो ये साहित्य में आया, मैं अपने आर्य समाजी गुरुजन के प्रभाव से आया। तो वही आर्य समाज का ही प्रभाव मेरे जीवन पर भी रहा, सात्विक रहा। मैंने शेर व शायरी में भी जो कुछ लिखा, सामाजिक विसंगतियां हैं, देश प्रेम की बात है और अनैतिकता की बातें हैं, राजनीति की भ्रष्टता है, इन सब विषयों को लिखा। मैंने वो श्रृंगारिक काव्य नहीं लिखा, कंघी चोटी का शायर मैं नहीं हूँ। जी तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ, मेरी प्रगति बहुत अच्छी हुई और मुझे एक के बाद एक कई सम्मान मिले। और इस वक्त सबसे श्रेष्ठ, हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ जो उर्दू अकेडमी का अवार्ड है, फखरे हरियाणा, वो भी मुझे मेरे गुरुजन की कृपा से, मेरे हितैषियों की कृपा से, मेरे कदरदानों की मेहरबानी से, मेरे प्रभु की कृपा से वो फखरे हरियाणा अवार्ड मुझे मिल चुका है। और वो मेरी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये मेरे गुरुजी हैं, इनको 1972 में सर्वश्रेष्ठ शायर का अवार्ड मिला था। जी जी ये मेरे पहले गुरु हैं जिनसे मैंने उर्दू शायरी की प्राइमरी की शिक्षा ली। शुरू शुरू में जिनको अपना काव्य शीजन दिखाता था, बाद में इनको दिखाता रहा। और ये मेरे अवार्ड हैं। ये हरियाणा उर्दू अकेडमी का अवार्ड है, फखरे हरियाणा। तो ये मुल्तानी का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सराय सराय की रत्न का अवार्ड है। ये यहाँ पर आजीवन साहित्य साधना का अवार्ड है। इस प्रकार खूब सम्मान हुआ है और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। जो कुछ मुझे मिला है, चाहे देर से मिला है, लेकिन बहुत मिला है। एक शेर यहाँ कह के अपनी बात को खत्म करूं जी जी कि जी स्वागत है। क्या कुछ नहीं मुझको यकलख्त राना, यकलख्त बने अचानक सहसा, मिला हम्म कुछ नहीं मुझको यकलख्त राना, मिला है बहुत कुछ मगर धीरे धीरे, मिला है बहुत कुछ मगर धीरे धीरे। मैं बहुत तृप्त हूँ, हर लिहाज से तृप्त हूँ, जीवन से भी, सृजन से भी। सृजन की बात अभी आप कर रहे हैं, तो सृजन में, साहित्य में, लेखन में
आपने हाँ जी। उर्दू का और मुल्तानी का चुनाव किया। हालाँकि ये बात आप नहीं, स्पष्ट कर भी चुके कि मुल्तानी आपकी चु- मातृभाषा चुना रही। चुनाव नहीं किया। जी, चुनाव वो करता है, जी, जी। वो मुझे चुनता है, मुझे चुनता है इन भाषाओं की सेवा का काम करने के लिए। मैं कौन चुनाव करने वाला, मैं तो एक साधारण विद्यार्थी उर्दू में वहां से पढ़ता हुआ आया था। घर में थोड़ा सा पिताजी को शौक था, फिर आगे सोनीपत में आ गए तो शायरों का माहौल था, मेरे अंदर उर्दू शायरी का पौधा यहाँ लग गया। उर्दू की किताबें मैं पढ़ता था, चुना कुछ नहीं, उर्दू का शायर मुझे उसने पैदा किया था। नीरज, श्री गोपाल दास नीरज जी का एक वाक्य है, कथन है कि मानव होना भाग्य है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो उस प्रभु ने मुझे सौभाग्यशाली भी बनाया, मानव जीवन दिया, ये भी मेरा भाग्य हुआ, और इस पर कवि हृदय भी बनाया, तो मुझे सौभाग्यशाली भी बनाया। उसकी कृपा से ये सब हुआ। फिर हिंदी पढ़ी, हिंदी में गद्य का सृजन मैंने ज्यादा हिंदी में किया। उर्दू में शायरी के मजमूए, शायरी के संकलन छापे, और एक बड़ा काम किया, ये हरियाणा के शायरों का कवि जीवन वृत्त। जैसे हिंदी साहित्य में कौन से बंधु थे, उन्होंने कवि जीवन वृत्त लिखे थे, तो ये मैंने सोचा कि उर्दू के शायरों का जिक्र कर दूं। और 10 साल बीत गए तो कोई नहीं मिलेगा ये इनके बारे में बताने वाला। तो पहले मैंने उर्दू में किताब लिखी, जिसका नाम था तज़किराए शोराए हरियाणा। फिर ख्याल आया कि अगली पीढ़ी कैसे करेगी, अगली पीढ़ी तो इसको पढ़ नहीं सकेगी। फिर मैंने, मेरे साथ सुविधा ये थी कि मैं उर्दू भी जानता था, हिंदी भी जानता था, और शुद्ध जानता था दोनों, एमए कर चुका था। तो मैंने वो उर्दू में जो काम किया था उसको हिंदी में लिप्यंतरण किया, और उसको और समृद्ध करके 149 शायरों का, हरियाणा के 149 शायरों का ये इतिहास मैंने लिख के दिया, जिसको साहित्य के लोग, विद्वान लोग बहुत ही आदर से आंखों पर रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये पुस्तक जो है हम उन लोगों के लिए जो हम उर्दू नहीं जानते, हमारे लिए मूल्यवान धरोहर है। इसे ढूंढते हुए आते हैं। कैथल था जब तब छपी थी, अब मैं कैथल छोड़ आया। फिर किसी ने कहा पानीपत चले गए, वहां गए, मैं पानीपत छोड़ आया, वहां भी नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ संपर्क करते हैं कि वो जो हरियाणा के शायरों पर आपकी किताब थी वो चाहिए, तो वो ये किताब है। और फिर हिंदी में मैंने गद्य में बहुत काम किया। ये मेरी आत्मकथा के का पूरा सेट है, 3 इसकी वॉल्यूम्स हैं। मेरा एक शेर है, सबसे अपनी दास्ताने गम कहाँ कहता हूं मैं, आप कहते हैं तो अपनी दास्तां कहता हूं मैं। जी, तो ये मैं आपके कहने का आदर करते हुए अपनी जीवन की गाथा शुरू कर रहा हूँ। ये उसका पहला भाग, ये जी, जी। रिटायरमेंट तक 1960 तक। फिर 1960 से आगे 1973 तक, जब मैं यानी 75 साल का हो गया, ये दूसरा भाग 60 से आगे ये है। और अब आगे, और 75 73 के बाद फिर अब यानी 75 साल से 83 साल का हो गया, ये अब लेटेस्ट तीसरा भाग है, सफर अभी जारी है। ये 3 भाग मैंने आत्मकथा के लिखे हैं। ये सारा कार्य गद्य में, हिंदी में किया, उर्दू शायरी जी, की खिदमत की है, उर्दू समीक्षा की खिदमत की है, हिंदी गद्य की सेवा की है। और फिर रही मुल्तानी, 1987 तक मैं मुल्तानी में नहीं लिखता था, यानी 50 साल की उम्र तक मैं मुल्तानी में नहीं लिखता था। और मेरे घर में कोई पसंद भी नहीं करता था कि मैं मुल्तानी में कुछ कहूँ।
लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि 1987 में मुझे पाकिस्तान की यात्रा करने का मौका मिल गया। 3 लोग जा रहे थे सोनीपत से, चौथा मुझे उन्होंने साथ ले लिया, आओ यार चले अपना वतन देखा। चलो भाई। तो 10 दिन हम वहां रहे। तो एक रात को एक मुशायरा सुना, बड़े आदर से वो मुझे मुख्य अतिथि जो थे वो अपने साथ ऊंचे आसन पर जाकर मैंने बिठाया। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप एक शायर हैं जो सरहद पार से आए हैं। तो फिर मैं शामिल हुआ, उर्दू के दौर में तो मैं शामिल हुआ। फिर मुल्तानी का भी दौर था वहां पर, वो मैंने सुना। तो साहब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके लेखन का जो मूल विषय है वो क्या रहा, किस विषय को लेकर के आपने ज्यादा लिखा है? मैं जैसा निवेदन कर चुका कि उर्दू में तो ही था। 1987 के बाद मैंने मुल्तानी में भी लिखना शुरू किया, पाकिस्तान से लौटने के तुरंत बाद। जी। माँ बोली का शब्दकोश लिखने की प्रेरणा यूं मिली कि मैंने सोचा, एक दिन अचानक ध्यान आया कि उर्दू में भी काम किया, हिंदी में भी काम किया और नाम भी किया, पुरस्कृत भी हुआ, सम्मानित भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो बोली जो मुझे माँ स्कूल जाने से भी पहले बगैर किसी कायदे किताब के सिखा दी थी, जिसे माँ बोली कहते हैं, उसका तो ऋण ना उतरा। ये प्रेरणा मेरे मन में जागी और उसने मुझसे ये शब्दकोश का अनुष्ठान करवाया। एक और प्रेरणा थी कि मेरी बूढ़ी दादी जो बिल्कुल अनपढ़ थी और उर्दू फारसी वगैरह तो क्या हिंदी तक भी नहीं जानती थी, एक उसके मुंह से निकला, बंदा जो कुछ करेंदे अपनी इज्जत खातिर करेंदे। इज्जत शब्द सुन के मैं चौंका था कि इज्जत शब्द जो इज्जत का छोटा रूप है, इतना शुद्ध उच्चारण करती है ये अनपढ़ महिला। तो ये उर्दू का फारसी का पुट हमारी बोली में गहरे तक लग गया है और हमारे पारिवारिक जीवन का हिस्सा बन गया है। तो इस बोली का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात ये थी कि ये उस इलाके की बोली है जहां आगे जाकर जेहलम की तरफ जाकर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे और वहां आचार्य भी रहे। उन्हीं की कृपा से हमारे देश को चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राट मिले और ये संस्कृत का सर्वप्रथम वैयाकरण महर्षि पाणिनि भी हमारे उसी इलाके में पैदा हुए थे। काबुल, अफगानिस्तान में काबुल कंधार ये जगह हैं, उनके नजदीक एक काबुली नदी बहती है। नदी के किनारे एक गांव में महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। तो मैं सोचता था कि हमारे इलाके को लोग पछड़ा हुआ कहते हैं, हमारी मुल्तानी बोली को पछड़ा हुआ कहते हैं, मजाक करते हैं, क्या गिन गिन लगाए रहते हो। मैंने कहा उनको ये नहीं मालूम कि ऐसे ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्म भूमि जो जगह रही है, वो इलाका पछड़ा हुआ कैसे हो सकता है और उसकी जो बोली है वो पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है। इस मिथ को मुझे तोड़ना चाहिए। तो उसका ऋण उतारने के लिए मैंने ये देखिए ये एक काम किया। शर्मा जी ये देखिए ये एक काम किया मैंने, मुल्तानी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो भारत में अपने विषय का पहला शब्दकोश है और बड़ा लोकप्रिय है। इसका जिक्र यूट्यूब पर और फेसबुक पर सब जगह है। भाषा वैज्ञानिक विषय है। जो आत्मकथाएं लिखी वो गद्यात्मक सृजन है और जो हरियाणा के शायर लिखा वो ऐतिहासिक प्रसंग है और समीक्षा का प्रसंग है और शेर व शायरी के जो संग्रह छापे वो काव्य सृजन है। इसलिए मैंने ये शब्दकोश सृजन का काम लिया और बरसों तक मैं शब्द इकट्ठे करता रहा। फिर उनको वर्ण क्रम से तरतीब दिया, फिर उनके आगे वैयाकरण
कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, इस प्रकार के चिन्ह उसमें लिखे, और फिर आगे अर्थ लिखे। अर्थों के बाद फिर आगे चलकर मुहावरे संकलित किए, फिर लोकोक्तियां संकलित की, फिर कुछ जैसे अखबारों में होता है क्लासिफाइड ग्लॉसरी होती है, क्लासिफाइड शब्दावली होती है, जिसमें खाने पीने की चीजें, खेती के से संबंधित शब्दावली, त्योहार और गिनती और इस तरह की और बहुत सारी चीजें, 10-12 हेडिंग हो जाते हैं, उनके बारे में मैटर दिया। और फिर ये जाके मुकम्मल हुआ। इसका पहला संस्करण जो था वो मैंने 204 में छपवाया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये तो बहुत अधूरा है, इसमें तो बहुत कुछ रह गया है, कितने ही शब्द ऐसे हैं जो मैं इसमें देना भूल गया हूं या रह गए हैं। फिर मैंने उसका 4-6 साल बाद दूसरा संस्करण छापा, जिसमें और बहुत सारे कई हजार शब्द और नए डाले। फिर जब वो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, समाप्त होने को आया, तो ये जो वर्तमान है ये इसका तीसरा संस्करण है। अब इसमें 750 पृष्ठ हैं और ये बहुत सारे बढ़े हुए शब्दों का संकलन है। तो वैसे शब्दकोश कभी पूरा नहीं होता, ये निरंतर बढ़ते जाने वाला अनुष्ठान है। आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े शब्दकोशों के, बड़ी बड़ी डिक्शनरियों के 20-20, 25-25 संस्करण छपते हैं और हर बार उनमें कुछ ना कुछ नया शामिल होता जाता है। तो शब्दकोश कहीं समाप्त नहीं होता, ये साधना बराबर चलती रहती है। तो मैंने ये शब्दकोश लिखकर अपनी माँ बोली का ऋण उतारा है, उतारने की कोशिश की है, उतारा है भी नहीं कह सकता, उतारने की कोशिश की है। और मैं कौन उतारने वाला या मैं कौन करने वाला, मेरे ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है और मुझसे ये इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करा लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इसका स्वागत हुआ है। और ये शब्दकोश भारत में छपा हुआ मुल्तानी हिंदी का पहला शब्दकोश है। अब इसको जब भारत में ही पहला है तो विश्व में भी पहला कहा जा सकता है, विश्व में भी पहला कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो उर्दू में छपा हुआ है, हिंदी में नहीं है। ये उनके काम का नहीं है और जो कुछ वो छापते हैं वो हमारे काम का नहीं है। तो ये यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है और इसे लोग स्वीकार कर रहे हैं, अपने बुक शेल्फ पर स्थान देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। और मुझे भी उसका आनंद और सुख मिलता है कि मेरी साधना, मेरी कोशिश सफल हुई है। इस तरह से मैं उर्दू, हिंदी और मुल्तानी तीनों का एक साथ स्पॉन्टेनियसली, साइमल्टेनियसली उद्यम करता रहता हूं और अब तक तो करता आया हूं, आगे ईश्वर शक्ति देगा। किसी भी साहित्यकार के लिए, लेखक के लिए कुछ उद्देश्य और लक्ष्य रहता है उसके मन मस्तिष्क में, तो कुछ आपने भी निश्चित किया होगा। अगर कुछ किया तो वर्तमान में कितना सफल स्वयं को मानते हैं आप? देश मेरा साहित्य की सेवा करना है और अगर हो सके साहित्य की सेवा के साथ अगर हो सके तो मेरे बाद भी मेरा नाम चलता रह सके। ये साहित्य रचा गया है और ये प्रभु की कृपा है, उसको मंजूर होगा तो नाम चलता जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने किस विधा के ऊपर अधिक काम किया है? किस भाषा के लिए कहें तो ज्यादा उचित है, लेकिन विधा आप पूछ रहे हैं तो विधा तो शायरी है जी, पद्य है और फिर पद्य के अंदर भी काव्य रूप हैं, जैसे गजल है, नज्म है, कथा है, रुबाई है। ये विभिन्न ये काव्य रूप मैंने विधा नहीं मानता, ये काव्य रूप है। विधा तो कविता है, कविता के ये काव्य के रूप हैं।
मैंने गजलें लिखी हैं, कते लिखे हैं और नज्में लिखी हैं। नज्म से मतलब है जिनका शीर्षक होता है, गजल से मतलब है जिनका शीर्षक नहीं होता। तो रुबाइयां मैंने नहीं कही, क्योंकि वो विशेष टेक्निकल आर्ट है जो हर एक के बस का नहीं है। बहुत थोड़े लोग रुबाई लिखने में सफल होते हैं। कहने को तो चाहे कोई अपने आप को कुछ कहता रहे, लेकिन रुबाई के सारे जो निश्चित 24 छंद हैं, उन पर अधिकार प्राप्त करना हर एक के बस का नहीं होता। सारे हरियाणा में उर्दू में रुबाई कहने वाले गिनती के 8-10 लोग होंगे बस। और गजलें सब कह रहे हैं, उनमें मैं भी गजलें कह रहा हूँ। गजलें मैंने उर्दू में भी कही हैं, हिंदी में भी कही हैं और मुल्तानी में भी कही हैं। तीनों भाषाओं में गजलें कही। डॉक्टर साहब ने जितने विस्तार से गजल के क्षेत्र में काम किया है और बाकी जो मतलब पद्य की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ एक विशेष प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई खास उपलब्धि जो आप यहाँ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। उपलब्धि तो ये है कि गजल की रचना के नाते मैं गजल का शायर हूं, शायर और विधाओं और रूपों का भी हूं, लेकिन गजल मेरी प्रिय काव्य रूप है। और इसके मेरे 5-6 संकलन प्रकाशित हुए हैं, उर्दू में भी और मुल्तानी में भी 2 हो चुके हैं, और उन सबको समीक्षकों ने सराहा है। और उन सब का मेरा 60 साल का समग्र मूल्यांकन ये हुआ है कि मुझे फख्र हरियाणा का अवार्ड उर्दू एकेडमी हरियाणा ने प्रदान किया है। तो गजल में मेरी विशेष पहचान है। मेरी गजल नए नए तकाजों को पूरा करने वाली गजल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता था कि लेखन को वरदान मानते हैं या फिर प्रयास से किया जाने वाला कोई कार्य? कवि हर शख्स नहीं हो सकता, ये ईश्वरीय प्रदत्त प्रतिभा होती है। जिसको वो कृपा करे, जिसको वो चमकाना चाहे, जिसको यश देना चाहे, उसको ये प्रतिभा वो दे देता है। और फिर उसके बाद मूल रूप से तो प्रतिभा ही होती है, मूल रूप से तो खुदा दाद एक काबिलियत होती है ईश्वर की दी हुई। लेकिन उसके बाद हमारी साधना होती है, हम कितना अध्ययन करते हैं, कितने हमारे गुरुजन हमें गाइड करते हैं, कितना हम उन बारीकियों को पकड़ते हैं, कितना हम अपने से छोटे आने वालों को देते हैं, ये इन बातों पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। जब मैंने अपनी आत्मकथा का पहला खंड तो मैं तो अपनी दास्तां कहता हूं मैं लिखा, उन दिनों मेरे इस दाएं हाथ में बड़ी कन्वल्शन होती थी, ऐंठन होती थी। मैं एक पोस्ट कार्ड भी लिख लेता था तो 4 बार अपने हाथ को दबाता था। ये स्थिति थी मेरी। कहां तो मैं एक पोस्ट कार्ड भी नहीं लिख सकता था, और कहां वो 200 सफ़े की किताब मेरे प्रभु ने मुझे शक्ति प्रदान की और इसी दाएं हाथ से ही वो लिखी गई। तो ये वो करने कराने वाला है, हम तो निमित्त बनते हैं। और उसके बाद कितना कुछ और लिखा गया इसी हाथ से जिसमें ऐंठन पड़ा करती थी। तो इसमें कोई आदमी अपने आप को अफलातून कहने लगे और अपने आप को बहुत बड़ा जिताने लगे, तो कोई बड़ापन अपने आप से नहीं है। ईश्वर जिसको बड़ा बनाए वही बड़ा होता है। मेरे परिवार में ना तो मेरे ददिहाल में और ना मेरे ननिहाल में कोई भी शायर नहीं था। शायरी से प्रेम रखने वाले थे, मेरे पिताजी भी थे, मेरे नाना जी भी थे, लेकिन शायर नहीं थे। और वो इस बात पर फख्र महसूस करते थे कि हमारे परिवार में अफसर हैं, डॉक्टर हैं और ये सरकारी नौकरी पर डीसी हैं, एसडीएम हैं, बड़े अफसर हैं, लेकिन हमें खुशी है कि तुम शायर भी हो। तो शायर होने की खुशी उनको ईश्वर की ओर से मिल रही थी कि मैं उनका अजीज ये साधना भी कर लेता था। इसके साथ एक बात और कहता चलूं, बुजुर्गों से विरासत मिलती है। मुझे
अपने पिताजी से दो तरह की विरासत मिली है। जायदाद की बात मैं नहीं कर रहा, संपत्ति की बात मैं नहीं कर रहा, सबलाइन एक मुझे विरासत मिली है। एक तो शेर व शायरी का शौक और दूसरा होम्योपैथी का शौक। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ यहाँ दवाइयां एक रैक में रखी हुई हैं। मैं होम्योपैथी का भी प्रैक्टिशनर हूं और उसमें भी मुझे बड़ा आनंद आता है। मैंने पिताजी से तो थोड़ा सा पाया था, उसके बाद काफी साधना की और मैंने जन सेवा, वो भी जन सेवा के लिए, अर्निंग के लिए ना साहित्य है मेरा और ना अर्निंग के लिए होम्योपैथी का शौक है। मैं जन सेवा के लिए ये सब समर्पित किए हुए हूँ। तो आपके पसंदीदा साहित्यकारों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ऐसा है, उर्दू में मैं मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, साहिर लुधियानवी ऐसे शायरों को बड़ी रुचि से पढ़ता रहा हूँ। राय बच्चन का जो अंदाज है, जो गंगा जमनी भाषा है, जो भारतीयता का चित्रण है, अंग्रेजी का विद्वान होते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित्य में सृजन किया, तो वो मुझे ज्यादा अपने हृदय के साथ लगते हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूं। और जहां तक मुल्तानी की बात है, मुल्तानी के शायर यहाँ मेरे सचेत होने में दो थे, एक बेलाराम दीवान, एक हरीशचंद्र नाज। नाज साहब सोनीपत के थे, मैं उनका शिष्य हूं। बाकी सरायकी में हमारे यहाँ भारत में उतना परिपक्व साहित्य नहीं, कभी भी टीवी लगा लेते हैं, कभी भी लैपटॉप पर ऑन कर लेते हैं तो पाकिस्तान से अच्छे अच्छे शायरों का बड़ा अच्छा कलाम हमें सुनने को मिलता है। क्योंकि असली भूमि सरायकी या मुल्तानी की वही छूट गई। हम तो यहाँ अपनी जुबान साथ लाए हैं और उसे सींच रहे हैं, बस इतना मात्र है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कोई पसंदीदा रचना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, कोई गजल सुना दीजिए या कोई नज्म सुना दीजिए जो आपको पसंद हो। गजल, उर्दू की गजल सुना रहा हूं। जो काम कोई सलीके का कर गए होते तो दिल में अहले नजर के उतर गए होते। जो अभी तक, वैसे काम तो मैंने बहुत सारे सलीके के किए हैं, लेकिन शायद अभी और सलीके का कोई काम किया जाना बाकी है, इसलिए गजल कह रहा हूं कि जो काम कोई सलीके का कर गए होते तो दिल में अहले हुनर के उतर गए होते। खराशें वक्त ने इतनी लगाई चेहरे पर, खराशें वक्त ने इतनी लगाई चेहरे पर, जो देख लेते मुझे आप डर गए होते। खराशें वक्त ने इतनी लगाई चेहरे पर, जो देख लेते मुझे आप डर गए होते। कोई खुशी से तो फुटपाथ पर नहीं सोता, कोई खुशी से तो फुटपाथ पर नहीं सोता, हमारा घर भी जो होता तो घर गए होते। कोई खुशी से तो फुटपाथ पर नहीं सोता, हमारा घर भी जो होता तो घर गए होते। कुछ और सब्र से धीरज से काम लेना था, कुछ और सब्र से धीरज से काम लेना था, गुजर रहे थे बुरे दिन गुजर गए होते, गुजर रहे थे बुरे दिन गुजर गए होते। और मत्ता है, तुम अपने आप ही कुरेदते रहे राना, तुम अपने आप इन्हें कुरेदते रहे राना, तुम अपने आप इन्हें, नहीं तो जख्म तुम्हारे भी भर गए हो। जी बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं तो जख्म कुरेदते रहे राना, तुम अपने आप इन्हें, नहीं तो जख्म तुम्हारे भी भर गए होते, भी जो होता तो भर गए होते। और जी आशा है आपको अच्छी लगी होगी। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खूब। हिंदी एक और सरल सी गजल है, उसे आप हिंदी की भी कह लें तो कह सकते हैं। छोटी बहर की गजल है। राह में बिखरे रोड़े पत्थर, राह में बिखरे रोड़े पत्थर,
राही कब तक फोड़े पत्थर, राह में बिखरे रोड़े पत्थर, राही कब तक फोड़े पत्थर। और शेर देखिए जो गजल की जान है कि खुद भी मनोवैज्ञानिक बात इसमें कही गई है, खुद भी पत्थर बन जाता है, खुद भी पत्थर बन जाता है, सारी उम्र जो तोड़े पत्थर। राह में बिखरे रोड़े पत्थर, राही कब तक फोड़े पत्थर, खुद भी पत्थर बन जाता है, सारी उम्र जो तोड़े पत्थर। एक दिन पर्वत बन जाएगा, एक दिन पर्वत बन जाएगा, जोड़ो थोड़े थोड़े पत्थर। एक दिन पत्थर बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा, जोड़ो थोड़े थोड़े पत्थर। मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे जब हैं तुम्हारे घोड़े पत्थर। और मकता है कि एक मुहावरा है, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, नुकसान खरबूजे का होता है। इस मुहावरे का मैंने पत्थर के प्रसंग में व्यवहार किया है। देखिए मकता है कि फूटेंगे पत्थर ही राना, फूटेंगे पत्थर ही राना, उलझे अगर हथौड़े पत्थर। फूटेंगे पत्थर ही राना, उलझे अगर हथौड़े पत्थर। खुद भी पत्थर बन जाता है, सारी उम्र जो तोड़े पत्थर। तो इसे आप हिंदी की गजल भी मान सकते हैं और उर्दू की गजल भी है।